नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत में कोरोना के बढ़ते नंबर, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6,654 केस, 137 मरीजों की मौत, लेकिन रिकवरी रेट में भी सुधार। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,000 के पार, मुंबई में बढ़े सबसे ज्यादा केस। आरबीआई ने फिर सस्ता किया कर्ज, रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट घटाया, ईएमआई भरने की छूट 3 से बढ़ाकर 6 महीने की। आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ पर बजाई खतरे की घंटी, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव और महंगाई बढ़ने की जताई चिंता। एचडीएफसी के सीईओ के मिस्त्री बोले, कुछ सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी, इनकम टैक्स घटाने की भी वकालत। तो जो इंसेंटिव की जरूरत है वो इंसेंटिव देनी चाहिए, दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स है, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में इतना फर्क नहीं किया है, दैट आल्सो नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। रिलायंस जियो की एक महीने में 5वीं मेगा डील, केकेआर जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्से के लिए करेगा 11,367 करोड़ का निवेश। 5 डील से जियो में हुआ 78,562 करोड़ का निवेश। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,654 नए मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से देश भर में 137 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,000 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 79 से बढ़कर 92 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब तक 1,25,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि देश के 5 राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। डिटेल के लिए बात करते हैं, आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। आलोक, इस वक्त क्या बड़ी खबरें हैं कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, जो रोज आंकड़े आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो पिछले 5 दिन से देखें तो लगातार रिकॉर्ड मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो आए हैं 6,654 आए हैं, लेकिन ये लगातार पिछले 5 दिन से इसी तरह से बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी कि पिछले 24 घंटे में जितने मामले आए हैं वो अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। और इसी के हिसाब से अगर देखें तो जो रिकवरी रेट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। करीब 41% की रिकवरी हो चुकी है और करीब 54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन इधर तादाद भी लगातार रोज के रोज बढ़ रही है। अगर इस पूरे अगर देश भर के देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और महाराष्ट्र में ही अकेले 44,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। मुंबई में भी उसी तरह से 29,000 मरीज हो चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो ये महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। उसी के साथ जो 4 और राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान है, यहां पर भी मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये जो कुल 5 राज्य हैं, यहीं पर देश में जितने कोरोना के मरीज हैं उनके करीब 73% मरीज हैं, यानी कि 73% मरीज इन्हीं 5 राज्यों से हैं। और जो मौतें हुई अभी तक कोरोना की, उनकी भी देखें तो करीब 75% मौतें इन्हीं 5 राज्यों में हुई हैं। तो ये 5 राज्य काफी जबरदस्त तरीके से एक तरह से कहें कोरोना से प्रभावित हैं। और यहाँ पर एक तरह से देखें तो कोरोना से निपटने की जो रणनीति है, लगातार एक तरह से देखें तो चुनौतियों से, जो यहाँ की सरकारें हैं चुनौतियों से पार नहीं पा रही हैं और यहाँ पर इसी वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये पूरा देश भर में स्थिति है इस वक्त कोरोना को लेकर, और महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज्यादा चिंता की बात बनी हुई है। आलोक, ये बताइए कि दिल्ली का क्या हाल है और जो नए राज्य उभर रहे हैं खतरे के तौर पर, जैसे कि बिहार, जहां तेजी से अब संख्या बढ़ रही है, ये किस तरीके के ट्रेंड है और दिल्ली का क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली में तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जो चौथा देश का सबसे ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा हुई है। और दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड नए मरीज सामने आए हैं। और अगर दूसरे राज्यों की बात करें, बिहार जैसे राज्यों की और यूपी जैसे राज्यों की, तो वहां पर जो माइग्रेशन हो रहा है, वहां प्रवासी मजदूर जो जा रहे हैं,
वो एक तरह से जो वहां की समस्या को लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब बिहार सरकार, यूपी सरकार जो अभी तक उनके इंतजाम हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, और जो यहाँ से कोरोना जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं उनमें से भी बहुत तादाद में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बिहार में देखें तो बिहार में जितने मामले हैं उनमें से आधे से ज्यादा मामले तो सिर्फ प्रवासी मजदूरों के हैं, यानी कि जितने मजदूर यहाँ से दिल्ली से, मुंबई से या दूसरे राज्यों से, तमिलनाडु से जा रहे हैं, वो इन राज्यों की समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। और वहां के राज्य सरकारों को अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो भी वहां क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वहां पर रख रखाव इंतजाम में काफी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे मरीज वहां से क्वारंटाइन सेंटर से भाग भी जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसे मरीज भागेंगे क्वारंटाइन सेंटर से तो अंदाजा लगाइए कि जो रूरल इंडिया है वहां पर आने वाले दिनों में किस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और उससे कितनी परेशानी बढ़ने वाली है। चलिए, तो ये था दिल्ली का अपडेट और किस तरीके से ट्रेंड्स अब उभर रहे हैं कोरोना की लड़ाई में। और एक बार मुंबई और महाराष्ट्र का हाल लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त बताने के लिए क्या बड़ी बातें हैं आपके पास मुंबई से जुड़ी हुई और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई? देखिए मनोज, अगर इस पूरे मामले पे देखें तो मुंबई महाराष्ट्र में आंकड़ा 40,000 के पार हो चुका है, और कल जो पिछला 24 घंटा था उसमें सबसे ज़्यादा अब तक मरीज आए हैं, यानी करीब 3,000 मरीज आए हैं अकेले महाराष्ट्र से। जो पूरे देश भर में अगर जितने मरीजों की संख्या है उसका 1/3 अकेले महाराष्ट्र में मरीज हैं, और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। और खासकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 27,000 के आसपास मरीज हो गए हैं, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, मुंबई भर में करीब 50,000 बेड बनाने का दावा कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे ये साफ होता है कि कहीं न कहीं सरकार नाकाम रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी भी अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। कई सारे कॉरपोरेटर्स से लेकर के दूसरे तमाम सारे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपने वीडियोज रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके इलाके के लोगों को जांच नहीं हो पा रहा है, उनको वो लाइनों में खड़े हैं, उन्हें सिर्फ टैबलेट दे करके भगा दिया जा रहा है, जबकि उस इलाके में कोरोना पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है। यानी साफ है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं ये लग रहा है कि सरकार जितने भी दावे कर रही है उसमें और ग्राउंड पर दोनों में डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में एक टास्क फोर्स बना हुआ है बाकायदा, जो मेडिकली इस पूरी जो लड़ाई है उसको ट्रैक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार या जो टास्क फोर्स है उसकी तरफ से इस तरह की कोई बात सुनने में आ रही है, या कोई संदेश मिल रहा है कि ये बीमारी किस तरीके से बढ़ेगी, कब पीक आउट होगी, मुंबई में ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है ये कहाँ तक जाकर थमेगा? जो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर है, क्या उसके बारे में कोई स्पष्टता मिल पा रही है अभिषेक? देखिए, महाराष्ट्र में एक नहीं 2 टास्क फोर्स है मनोज। ये लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जानने की आवश्यकता है। पहला टास्क फोर्स है जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड है कोरोना को लेकर के, कि आखिर उसको टैकल कैसे किया जाए, अस्पतालों की स्थिति कैसे किया जाए, और साथ ही पूरे प्रदेश भर में जितने अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों में अगर कोरोना पेशेंट को लेकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है किसी तरीके के इलाज को लेकर के, तो वो तुरंत उनसे उस टास्क फोर्स के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, जिसकी संख्या है 9। संजय ओक जो सीनियर डॉक्टर्स रह चुके हैं बीएमसी में, कई जगहों पे डीन रह चुके हैं, उनकी अगुवाई में, और उसके साथ साथ तमाम सारे हेल्थ फिजिशियंस, चेस्ट फिजिशियंस को उसमें रखा गया है। दूसरी टास्क फोर्स है जो आयुष मंत्रालय के कहने के आधार पर बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयुष यानी आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, इन तीनों डिपार्टमेंट्स को मिला करके कुछ ऐसे चीज़ें बनाई जाए, ऐसी चीज़ें घरेलू नुस्खे अपनाए जाए जिससे कि थोड़ा सा इन सबको राहत मिल सके। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है, और लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और लोगों को इसको लेकर के जो सतर्कता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, 2 गज दूरी हो, हाथ नहीं मिलाना हो, हाथ साफ करने हो, जो भी चीज़ें जो नॉर्म सरकार द्वारा बनाए गए उसको फॉलो करना जरूरी है। साथ ही साथ जो भी आयुष मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन आ रही है कि आप किस तरीके से खाएं पिएं, आपके रहन जी, तो साफ है अभिषेक, आप जो बताना चाह रहे हैं साफ है कि बहुत क्लियर
पिक्चर सरकार की तरफ से या ये जो टास्क फोर्स है उनकी वजह से नहीं है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कोरोना पर हमें अपडेट देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी की पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के साथ हुई बातचीत की डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस ने आज जारी कर दी। 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से की गई है। बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बताया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। इस वीडियो को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना काल ने सबसे ज्यादा दर्द किसी को दिया है तो वे मजदूर ही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मजदूर सिर्फ काम चाहते हैं। प्रवासी श्रमिक इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लागू करते समय उनकी परवाह नहीं की और एकाएक लॉकडाउन घोषित कर दिया। श्रमिक परेशान हैं कि उन्हें अपने घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। काम नहीं होने के कारण मजदूर सिर्फ अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। और कोरोना और लॉकडाउन से इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई ने रेट कटौती का बूस्टर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.4% यानी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। साथ ही लोन मॉरेटोरियम की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. The MPC assessed that inflation outlook is highly uncertain. The supply shock to food prices in April may show persistence over the next few months, depending upon the state of lockdown and the time taken to restore the supply chains after relaxation of the lockdown. To 15th of May, our foreign exchange forex reserves, they stand at $487 billion, which is equivalent to 1 year's imports. Accordingly, the MPC is of the view that headline inflation may remain firm in the first half of 2020. तो आपने सुनी आरबीआई गवर्नर की बात, लेकिन ये जो पूरे अनाउंसमेंट्स हुए इसमें क्या है काम की बात, ये समझा रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। जो कदम उठाए गए हैं उनमें सबसे पहली चीज है 40 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट, जिसके साथ अब आप 4% पे पहुंच चुके हैं, जो एक दशक से अधिक का लो है रेपो रेट के मामले में। जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन के तौर पे, उनकी ईएमआई इसके बाद तुरंत कम हो जाएगी क्योंकि उनका रेट 40 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने दूसरे रेट्स पर लोन लिया हुआ है, जो पीएलआर आप कहते हैं या आरपीएलआर रिटेल के मामले में कही जाती है, या आजकल बेंचमार्क के तौर पे हम एमसीएलआर कहते हैं, वो भी धीरे धीरे आपको घटने का एक जोर दिखेगा। उम्मीदें की जा रही है कि अगले महीने पहले हफ्ते तक एसेट लायबिलिटी कमिटीज की मीटिंग होगी और दूसरे बोरोवर्स के लिए भी राहत के तौर पे बैंक अपने लेंडिंग रेट घटाएंगे। डिपॉजिट रेट भी घट सकते हैं, हालांकि ध्यान रखिए अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो अभी तुरंत ले लीजिए। दूसरी जो बड़ी चीज की गई वो ये कि 3 महीने का और समय दे दिया गया लोन चुकाने के लिए, चाहे वो आपका होम लोन हो या बिजनेस के लिए लिया हुआ वर्किंग कैपिटल लोन हो। कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर ये आई कि ऐसा लग रहा था कि 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद तुरंत जो 3 महीने का बकाया ब्याज है वो चुकाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नर साहब ने साफ किया कि ये बकाया ब्याज चुकाने के लिए आपके पास मार्च 2021 तक का समय होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया गया, जहां एक्सपोर्ट लोन्स की सीमा 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने की गई और एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ की एक क्रेडिट लाइन भी दी गई। तो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, उन्हें ज्यादा लोन मिल पाएगा और आसानी से मिल पाएगा। साथ ही साथ सिडबी को जो 15,000 करोड़ रुपए पहले दिए गए थे टीएलटीआरओ में, चूंकि लॉकडाउन है तो वो उसका डिसबर्समेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भी सिडबी को एक अलग समय दिया गया। तो ये सारे कदम काफी अच्छे हैं, बोरोवर्स के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन बैंक्स को और एनबीएफसीज को जो राहत की उम्मीद थी
वो खास आती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए बैंक्स और एनबीएफसीज थोड़ा इससे निराश जरूर हैं। और दूसरी बात आप देखिए, अभी तक एफआईआईज कह रहे थे, इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, अब आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया कि इस साल जीडीपी ग्रोथ निगेटिव होगी। जब आप गवर्नर साहब के मुंह से सुनते हैं तो एक बार एक कंफर्मेशन सा हो जाता है। तो ये थी मुख्य बातें जो घोषणाएं हुई उनमें। और एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केके मिस्त्री ने रिजर्व बैंक के इन कदमों का स्वागत किया है। 40 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, दैट इज अ वेलकम स्टेप। बट साथ में व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज के फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, जो आज फियर है मार्केट में, थोड़ा रिस्क एवर्सनेस जो सिस्टम में है, वो रिस्क एवर्सनेस टैकल करने की जरूरत है। Rates in the market are not coming down because banks are not passing on that credit with the same ease as one would like to see. तो ये एक थोड़ा टैकल करने की जरूरत है। और दूसरा डिमांड सिस्टम में क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि खाली इंटरेस्ट रेट कम करने से डिमांड नहीं आने वाला है। इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लो। आपको एक साइड बाय साइड, जो आई एम श्योर गवर्नमेंट कर रही है, बट डिमांड पर क्रिएट करना चाहिए। और केके मिस्त्री को यह भी लगता है कि ये इनकम टैक्स में कटौती का सही समय है। सरकार को डिमांड रिवाइवल के लिए जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए। तो जो इंसेंटिव की जरूरत है वो इंसेंटिव देनी चाहिए, दैट इज नंबर वन। एंड नंबर टू, गवर्नमेंट हैज वेरी राइटली रिड्यूस्ड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट सिग्निफिकेंटली, बट जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स है, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में इतना फर्क नहीं किया है। दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खबरें कुछ और भी है रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। रिलायंस जियो ने एक महीने में 5वीं मेगा डील की है, वो भी इस कोरोना काल में। दिग्गज कंपनी केकेआर जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सा लेगी और इसके लिए 11,367 करोड़ का निवेश करेगी। इस डील पर पूरी जानकारी लेते हैं यतीन मोता से। यतीन, ये बताइए कितनी बड़ी डील है, एक महीने में लगातार 5वीं डील है, ये किस तरीके का ब्रेक थ्रू है, क्या असर होगा? कंपनी ने अनाउंस किया है कि केकेआर 2.32% स्टेक खरीदने वाला है, करीब 11,400 करोड़ रुपए में। और ये निवेश जो है वो चौथा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। इसके पहले सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, इन सभियों ने हिस्सेदारी खरीदी है। और ये ट्रांजैक्शन जो है, फेसबुक की जो ट्रांजैक्शन हुई थी 10% हिस्सेदारी की लगभग, उससे 12.5% प्रीमियम पे है। तो कुल मिला के 17.1% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म्स में हमको स्टेक सेल के रूप में दिखाई दिया है। और कुल मिला के रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरी है जियो प्लेटफॉर्म्स, उसने करीब 78,562 करोड़, लगभग 78,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं 5 निवेशकों से एक महीने के समय गाले में। तो ये रिएटरेट करता है इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे और जियो के टेक प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज पे। और मोर इम्पोर्टेंटली, जो चैलेंजिंग कोरोना वायरस का एनवायरनमेंट है, लॉकडाउन का एनवायरनमेंट है, इसके बावजूद हमने ये 5वां सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन देखा है, जहां हमने लगभग $10 बिलियन का निवेश आते हुए देखा है विदेशी संस्थागत इन्वेस्टर्स और फेसबुक की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। और इसी के साथ यहीं पर आपको बता दें कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने कई सेक्टर्स को जोरदार झटका दिया है, लेकिन जिस सेक्टर का सबसे जोर का झटका लगा है वो है रियल एस्टेट। पहले से ही खस्ता हाल प्रॉपर्टी मार्केट अब घुटनों के बल पर आ गया है। ऐसे में बिल्डर्स अब अपने ग्राहकों को रिझाने के कुछ नए आइडियाज लेकर आए हैं। देखिए सिल्की सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन ने रियल एस्टेट डेवलपर्स की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में बिल्डरों की संस्था MCHI क्रेडाई के मुताबिक अप्रैल महीने में सेल 65% तक घट गई है। ऐसे में मार्केट का सेंटीमेंट सुधारने और ग्राहकों का विश्वास वापस लाने के लिए डेवलपर्स मार्केटिंग के नए रास्ते तलाश रहे हैं। रुस्तम जी बिल्डर्स ने इसके लिए एक स्कीम रुस्तम जी अश्योरेंस की शुरुआत की है। स्कीम के तहत अभी बुक की जाने वाली प्रॉपर्टी की कीमत यदि 31 मार्च 2021 तक घटती है तो कस्टमर को घटे हुए दाम के हिसाब से पैसे वापस किए जाएंगे।
इसके अलावा नई खरीदारी पर बुकिंग अमाउंट और EMI में फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जा रही है। कस्टमर्स के लिए ये एक हमने रुस्तम जी एश्योरेंस के नाम से स्कीम चलाई है, जिसमें कस्टमर एक छोटा टोकन अमाउंट दे करके अपार्टमेंट को अपने लिए बुक कर सकता है, खरीद सकता है। और साथ में देखिए, ऐसे टाइम में कस्टमर के माइंड में थोड़ा संदेह चलता है कि अगर मान लीजिए कल को कंपनी ने प्राइस ड्रॉप कर दिया तो हमारा नुकसान तो नहीं होगा। तो कस्टमर को ऐसे नुकसान से बचाने के लिए भी हमने कस्टमर को ये एश्योरेंस दिया है, जिसको हम रुस्तम जी एश्योरेंस बता रहे हैं कि अगर हम 31 मार्च 2021 तक रेट्स अगर हम ड्रॉप करेंगे तो जो सब कस्टमर्स अभी बुक करेंगे 18 मई तक परचेज करेंगे, उन सबको हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम अपने अगर रेट्स गिरेंगे तो उसका एडवांटेज उनको भी देंगे। पिरामल रियल्टी और हीरानंदानी जैसे बड़े बिल्डर्स ने भी लॉकडाउन के दौरान बुक की जाने वाली प्रॉपर्टी पर कैंसिलेशन चार्ज हटा दिया है। दोनों ही बिल्डर्स 100% रिफंड की गारंटी दे रहे हैं। हीरानंदानी बिल्डर्स ने खास वेबसाइट बनाई है hiranandaniOffers.com, जिसके जरिए बुकिंग करने पर प्रॉपर्टी पर % डिस्काउंट मिल रहा है। जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो नॉर्मली जो कस्टमर्स हैं भरोसा करते हैं, इसलिए हम वो मार्केटिंग सोशल मीडिया के द्वारा भी कर सकते हैं। एक बार वो कर दें तो हम उनको वीडियो भेज सकते हैं, इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से उनको फुल डेटा प्रोजेक्ट के दे सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में पहले ही डिमांड कुछ खास नहीं थी और अब लॉकडाउन ग्राहकों को और दूर ले गया है। ऐसे में बिल्डरों के नए ऑफर्स घर खरीदारों को कितना आकर्षित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सिल्की सिंह, मुंबई। तो लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल रहा है और बदल रही है ऑफिसेस की तस्वीर और कोवर्किंग स्पेस को अब जिंदगी में ज्यादा जगह मिलने वाली है। ऐसा ट्रेंड अब दिखने लगा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में हो रहे बदलावों के मद्देनजर अब आप अपने ऑफिस में ना कुर्सी सटाकर बैठ पाएंगे और ना ही अपनी मर्जी से पैंट्री में खा पी पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन ऑफिस में काम करने का मूल मंत्र बन गया है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो अपने पुराने सेटअप में काम शुरू करने की बजाय कोवर्किंग स्पेस में काम करने का ऑप्शन अपना रही हैं। बड़ी वजह यह है कि कोवर्किंग स्पेस में ये सभी बदलाव आसानी और तेजी के साथ किए जा सकते हैं, वो भी कम लागत में। हमारे बिजनेस मॉडल जहाँ पे हम रेडीमेड ऑफिसेस बना के क्लाइंट को देते हैं, सारी सुविधाएं उसमें और ऐड करते हैं और हम इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं कि वो नेट क्लाइंट को सारी सुविधाएं देता है बिना कोई हैसल के। जानकारों के मुताबिक पिछले 1 महीने में कोवर्किंग स्पेस से जुड़ी इंक्वायरी 60% तक बढ़ी है। वहीं बुकिंग डिमांड की बात करें तो आने वाले 6 महीनों तक इसमें 40 से 45% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये चीज़ का ध्यान हमें ज़रूर रखने की बहुत आवश्यकता है कि कोवर्किंग स्पेस के वातावरण में बहुत सारे कॉमन एरियाज होते हैं और पर्टिकुलरली डेंसिटी ऑफ मेंबर्स कहीं ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ लार्ज कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस। इस वजह से स्मार्टवर्क्स ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स काफ़ी बढ़ाया है अपने सारे सेंटर्स में। कोवर्किंग कंपनियों ने अपने ऑफिसेस में थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑफिस में मार्किंग को भी अपनाया जा रहा है। पैंट्री, कैंटीन और वॉशरूम में साफ सफाई पर भी खास फोकस है। दीपाली नंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।